प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम इजराइल फिलिस्तीन समस्या का एकमात्र स्थायी एवं सर्वमान्य समाधान शीर्षक से प्रसारित की जाने वाली वीडियो सीरीज़ को प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का चौथा एवं अंतिम एपिसोड आपके सेवा में प्रस्तुत है। हम अपनी बात प्रारंभ करें इसके पहले हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमने इस विषय में एक आलेख तैयार किया है जो कि पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है। अतः हमारा प्रस्तुतिकरण तकनीकी स्वरूप का होने के कारण इसे हम आपकी सेवा में पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। यदि हमारे श्रोताओं को कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पिछले यानी तीसरे एपिसोड में हमने इस विकराल समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कुछ तर्कों, उदाहरणों के साथ साथ सुझाव एवं तरीके भी बताए हैं। लेकिन हमने ये बात भी कही है कि जब तक इसके पक्ष में विश्व जनमत वर्ल्ड ओपिनियन नहीं बनाया जाता एवं विश्व चौधरियों अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इनको क्षेत्र में लागू करने के लिए आश्वस्त, कन्विंस एवं तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। अतः इस बाबत विश्व जनमत कैसे तैयार हो सके, इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही अनिवार्य है। हमारी राय में इस समस्या का पहला पहलू है धार्मिक, सांस्कृतिक, रिलीजियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। इस पहलू एस्पेक्ट्स से हमारा यहाँ तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो ये माना जाता है कि सारा विश्व वैज्ञानिक सोच समझ, साइंटिफिक टेम्परामेंट, तार्किक सोच समझ, लॉजिस्टिक थिंकिंग एवं हेतुवादिता, रैशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी ने मानव विकास में असीम क्रांति की है। एक समय था जब प्राय सारे संसार ने कार्ल मार्क्स की ये बात मान ली थी कि धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसे आदमी एक बार खाता है तो उसका नशा जीवन भर रहता है। हमें याद रखना चाहिए कि कार्ल मार्क्स के इन कथनों ने ही विश्व में क्रांति के बीज बोए। पुरोहितवादी, अधिनायकवादी, पूंजीवादी राज व्यवस्था समाप्त हुई। प्राय सारे संसार में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम हुई। समाज में वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी विचारधारा का विकास हुआ। धर्मांधता, धर्मोन्माद, अंधविश्वासों, पाखंडवाद का खात्मा हुआ। परिणाम स्वरूप युगांतकारी आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हुआ, जैसे कि समाजवाद, साम्यवाद, तर्कवाद, हेतुवाद आदि। अनेक युगांतकारी, क्रांतिकारी वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए। लेकिन लगभग पिछले 6-7 दशकों से धीरे धीरे कार्ल मार्क्स की यह कहावत मात्र धुंधली या बोंटी ही नहीं हुई है, विलुप्तता के कगार पर भी है। अर्थात विश्व में पुनः धर्मोन्माद, धर्मांधता, पाखंडवाद एवं परोक्ष रूप से अधिनायकवाद भी उभार पर है। उधर पूंजीवाद, क्रोनिक कैपिटलिज्म भी बहुत उभार पर है। इन सब बातों से सारे विश्व में बहुत ही गंभीर परिणाम हुए हैं और मिडिल ईस्ट क्षेत्र भी इस दुष्प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन समस्या के धार्मिक सांस्कृतिक पहलू को लेकर हमने अभी जो लंबी चौड़ी भूमिका बांधी है उसमें हमारा तात्पर्य यह है कि यूरोपीय पश्चिमी देश यहाँ समझें ईसाई के विषय में यह माना जाता है कि वे बहुत ही वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी, रेशनलिस्ट सोच विचारधारा वाले होते हैं। और ख़ास बात यह भी है कि पूरे संसार की चौधराहट भी करते हैं। उनकी मर्जी से ही संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद चलते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जैसा कि हमारा विचार है, इस समस्या के धार्मिक सांस्कृतिक पहलू को वैज्ञानिक, तार्किक
एवं हेतुवादी आधारों पर हल करना चाहिए था। अर्थात संयोग से यरूशलेम में एक ही परिसर में पाए जाने वाले ईसाइयों के, मुस्लिमों के एवं यहूदियों के ऐतिहासिक एवं अति पवित्र माने जाने वाली संरचनाओं, स्थलों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए था और ना ही दिलवाना चाहिए था, जिससे कि तीनों धर्म के अनुयायियों उस पर अपने अपने कब्जे के लिए युद्ध करने तक के लिए तैयार हो जाते रहे हैं और अभी भी तैयार हैं। इस कब्जे की होड़ में हजारों जानें जा चुकी हैं। इस मामले में चूँकि इज़राइल अर्थात यहूदियों का रवैया विस्तारवाद का है और अल अक्सा मस्जिद परिसर पर पूर्ण कब्जा करने का रहता है, अतः इस बाबत यूरोपीय पश्चिमी जगत खासकर अमेरिका को चाहिए था कि इज़राइल की इस नीयत पर अंकुश लगाए ताकि धार्मिक सांस्कृतिक तनाव दूर हो सके, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है। दूसरा पहलू आर्थिक व्यापारिक है जो स्वेज नहर से जुड़ा है। स्वेज नहर से बहुत बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज, पेट्रोलियम को ढोने वाले जहाज गुजरते हैं। इससे चुंगी के रूप में करोड़ों डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। अतः जिन जिन देशों की सीमा से ये नहर गुजरती है, उन देशों की नीयत रहती है कि इस नहर पर सिर्फ हमारा ही कब्जा एवं नियंत्रण प्रबंधन हो। इसमें सदा से ही इज़राइल अपनी दादागिरी जमाता आ रहा है। इस दादागिरी को लेकर इज़राइल एवं अरब देशों में संभवतः 1970 में युद्ध भी हुआ है। इसमें अरब देशों की बहुत बुरी हार हुई है। अतः यह पहलू आस्पेक्ट्स भी मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव एवं अशांति का कारण बना रहता है। समस्या का तीसरा पहलू संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उदासीनता, उनकी प्रभावहीनता एवं अकर्मण्यता से संबंधित है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा है, ये सारी समस्याएं यूरोपीय पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हैं। ये सारी संस्थाएं यूरोपीय पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हैं, उनकी ही कठपुतली बनी हुई हैं। अतः वे इज़राइल पर किसी भी प्रकार के आवश्यक दबाव को डालने की स्थिति में नहीं हैं। एक देहाती कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अर्थात इज़राइल यूरोपीय पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को अपना कोतवाल समझता है। अतः अमेरिका के ही संरक्षण समर्थन में इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपनी दादागिरी चला कर विस्तारवादी नीतियों में सफल है। यही कारण है कि पिछले 50-60 वर्षों में उसने अपने देश के क्षेत्रफल में बहुत बड़ा विस्तार किया है। अन्य देशों के क्षेत्रों पर बलात् कब्जा भी किए हुए है। फिलिस्तीन को तो वो एक पृथक देश स्टेट मानता भी नहीं है। ये सब अवस्थाएं पहलू भी क्षेत्र में तनाव, अशांति एवं युद्ध की स्थिति को बनाए रखती हैं। फिलिस्तीन क्षेत्र के यरूशलेम में पाई जाने वाली धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आस्था से संबंधित समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम जो सुझाव दे रहे हैं, उसके समर्थन में भी हम कुछ प्रारूपिक उदाहरण, फॉर्मेटिव एग्जाम्पल्स की सहायता लेते हैं। जैसा कि वन प्राणी प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में होता है, किसी एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में वन्य प्राणी विशेषज्ञ पाते हैं कि गर्मी के दिनों में इस राष्ट्रीय उद्यान के अधिकतर जल क्षेत्र, वाटर बॉडीज सूख जाते हैं। मात्र 1-2 में ही वर्षा होने तक पानी शेष रहता है। तो वन्य प्राणी, जिनमें शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, को अपने जीवन को बचाने के लिए इन 1-2 शेष बचे जल क्षेत्रों पर पानी पीने के लिए प्रायः एक साथ झुंड में आना अनिवार्य हो जाता है। तब तीखी प्रतिस्पर्धा के कारण 2 खतरनाक
परिणाम होते हैं। पहला यह कि शाकाहारी वन्य प्राणी मांसाहारी प्राणियों के भय से पानी पीने से वंचित रह जाते हैं एवं प्यासे मर जाते हैं, खासकर बच्चे और किशोर। दूसरी अवस्था में पानी पीने की होड़ में मांसाहारी वन्य प्राणियों द्वारा पूर्व से पानी पी रहे शाकाहारी प्राणियों के झुंड पर भीषण हमला कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। अगर किसी एक राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी अवस्थाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि यहाँ के वन्य प्राणियों में इकोलॉजिकल संतुलन, जैविक संतुलन बिगड़ जाता है। वन्य प्राणियों के दोनों वर्गों यानी मांसाहारी एवं शाकाहारी वन्य प्राणियों के विलुप्त एक्सटिंक्ट होने का खतरा उत्पन्न होने लगता है। ऐसी अवस्था में वन्य प्राणी विशेषज्ञों को ऐसे राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम रूप से पर्याप्त दूरियों पर जगह जगह कृत्रिम जल क्षेत्रों, वाटर बॉडीज़ का निर्माण करना होता है ताकि बिना किसी विघ्न के और प्रतिस्पर्धा के सभी वन्य प्राणी गर्मी के दिनों में पानी पी सकें। इस प्रारूपिक उदाहरण के माध्यम से इस इजराइल फिलिस्तीन समस्या के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था संबंधी पहलू को स्थायी रूप से हल करने के लिए हम इस प्रकार से सुझाव प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आज के युग में साइंस एवं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि बड़ी से बड़ी, भारी से भारी निर्मित संरचनाओं, कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि विशाल भवन को यथावत वैसी की वैसी ही उसके मूल धरातल से उठा करके पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में ले जाकर उसे पुनः स्थापित रीइंस्टॉल्ड किया जा सकता है, वो भी सुरक्षा पूर्वक। आपने समुद्रों में पौन किलोमीटर लंबे एवं चौथाई किलोमीटर चौड़े जहाज़ों को तैरते देखा ही होगा। चीन ने तो बड़े बड़े कृत्रिम द्वीप ही बना डाले हैं। हमारा यहाँ ये तर्क है कि जब यरूशलेम स्थित एक ही परिसर में स्थित तीनों धर्मों के धार्मिक पवित्र संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स पर वर्चस्व को लेकर पूर्व में हजारों जाने जा चुकी हैं और भविष्य में हजारों जाने का खतरा है, जहाँ तक कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, तो क्यों ना इन तीनों संरचनाओं को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में कहीं दूर दूसरे समुचित देशों में यथावत स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके पश्चात इन तीनों संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से और भी विकसित कर दिया जाए, सुंदर परिसरों का निर्माण करके एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए। साथ ही यरूशलेम में खाली हुए इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय निर्मित विकसित कर दिया जाना चाहिए। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में सुझाए गए विचारों, उपायों की लोग हंसी उड़ाएंगे, इन्हें बहुत ही अव्यावहारिक एवं असंभव सा बताएंगे, लेकिन विश्व जनमत को ये बात याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है, दोनों विश्व युद्धों के होने के जो मूल कारण थे वे परोक्ष अपरोक्ष रूप से चंद शाही परिवारों एवं चंद प्रभावशाली व्यक्तियों के अहमों, ईगोस के टकराव के कारण हुए थे, स्वार्थों के टकराव के कारण हुए थे। इस प्रकार या तो मानव जाति तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को झेले या फिर हमारे द्वारा सुझाए गए स्थायी, अंतिम एवं सर्वमान्य सुझावों को अपनाकर मानवता को बचाने का काम करे। इस वीडियो सीरीज़ के प्रसारित होने तक हमारा मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जारी रहेगा। आज की तिथि तक तो 2-3 संगठन, देश भी इसमें कूद गए हैं। हमारे अनुभव के अनुसार चंद दिनों बाद युद्ध विराम
होगा, कुछ मान मनौवत के साथ, कुछ शर्तों के साथ, लेकिन आग बुझेगी नहीं, दबा दी जाएगी। फिर कुछ वर्षों बाद यह आग फिर भड़केगी और अधिक उग्र रूप लेगी, लाखों लोगों की फिर जान जाएगी, शहर के शहर बर्बाद होंगे। और फिर संभव है कि जैसा कि हमने कहा है, कब किसके अहम में टकराव हो जाए, कब किस क्षण किसी एक पक्ष के शीर्ष नेता या फौजी अफसर की मानवीय कमजोरियां उभर आएं और एटम बम के कोड नंबर सक्रिय हो जाएं, तब क्रिया की ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि इसके विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, यहाँ विद्वानों की इस बात को दोहराया जा सकता है कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो इंसान इसे लकड़ी की टहनियों एवं पत्थरों से लड़ेगा। इस प्रकार हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके समक्ष कुछ मौलिक एवं गंभीर बातें रखी हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने, लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।